तो इस गाड़ी में जैसे बैटरी हेल्थ फंक्शन है, तो विद द टाइम जैसे इसकी बैटरी लाइफ रिड्यूस होगी तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे इसमें शो करेगा। ये गाड़ी आपको एक महीने में कम से कम 1500 किलोमीटर तो चलानी है। अगर आप नहीं चलाते तो वो 1500 किलोमीटर का चार्ज तो लगेगा। अब ये यूनिक सब्सक्रिप्शन प्लान सुनने के बाद में आप इस गाड़ी को एज ए टूरिस्ट व्हीकल परचेज करने की मत सोचना कि शायद आप इसे ओला उबर में यूज़ करोगे। इस गाड़ी को अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती टाटा की गाड़ियों की तरह। पूरे जयपुर में इस प्लान पर कोई भी नहीं जा रहा है। तो भाई जो वाइपर कंट्रोल इधर आने चाहिए थे वो इन्होंने इधर दे दिए। तो अब हेडलैम्प कंट्रोल गाड़ी के कहाँ गए, वो भी तो एक सवाल है। कहने को तो टाटा की जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रिलायबिलिटी इश्यूज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट है वहाँ पे कौन से ब्रांड की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा रिलायबल अभी तक साबित हुई है, तो पहला है BYD एंड सेकेंड है MG। देखो कहने को तो वैसे दोनों ही चाइनीज़ ब्रांड आप कह सकते हो इसको, चाहे आप ब्रिटिश ब्रांड समझ लो, लेकिन इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक कार्स है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। BYD का तो आप सभी को पता है, एंड जो MG की ZS EV थी वो अभी तक मार्केट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। MG कोमेट को लोगों ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जस्ट बिकॉज इसकी जो डिज़ाइन है वो लोगों को थोड़ी कम समझ में आई। अब इस गाड़ी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे बाकी ब्रांड की कार से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, वो है इसकी जो बैटरी है। यहाँ पे आपको 38 किलोवाट आवर की बैटरी है वो देखने को मिल जाती है। अब अलग चीज़ ये नहीं है, अलग ये है कि इसके अंदर आपको, जैसे आपने आईफोन तो कभी यूज़ किया ही होगा, तो वहाँ पे हमें बैटरी हेल्थ फंक्शन मिलता है। तो हमें हमारे आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो बताता है। अब असल में होता क्या है कि जैसे भी कोई भी चार्जिंग डिवाइस होता है, गाड़ी होगी या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन हो गया, तो वहाँ पे विद द टाइम उसकी जो बैटरी लाइफ है वो रिड्यूस होती जाती है। और यही सेम चीज़ हमें इलेक्ट्रिक कार्स में भी देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी में जैसे बैटरी हेल्थ फंक्शन है, तो विद द टाइम जैसे इसकी बैटरी लाइफ रिड्यूस होगी तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे इसमें शो करेगा। MG की इस नई विंडसर इलेक्ट्रिक कार पे आपको एक यूनिक ओनरशिप प्रोग्राम MG की तरफ से देखने को मिलता है, जहाँ पे आप सिर्फ गाड़ी का अमाउंट ही पे करोगे एंड जो बैटरी है आपको एज ए रेंट पर देखने को मिलती है। इस सब्सक्रिप्शन प्लान का नाम MG ने रखा है बास बैटरी एज ए सर्विस। इस बैटरी एज ए सर्विस प्लान में आपको गाड़ी का अमाउंट पे करना है एंड जो बाकी जो बैटरी का अमाउंट है वो आप मतलब जितना आप गाड़ी चलाओगे उसके अकॉर्डिंग पे करने वाले हो। एंड 1 किलोमीटर की कॉस्ट आपको पड़ेगी 3.5 रुपीज़। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। सपोज ये गाड़ी इसका बेस वेरिएंट है ये विंडसर का, तो जो पड़ेगा आपको 9.99 लाख, मतलब 10 लाख की ये गाड़ी आपको पड़ जाती है एक शोरूम प्राइस में। एंड उसके बाद में सपोज आपने 3 साल में इस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला दिया, तो आपको जो EMI है वो आप यहाँ पे करोगे करीबन 3.5 लाख रुपये। एंड उसके बाद में 3 साल बाद में MG आपसे ये गाड़ी वापस बाय बैक कर लेगा। अगर आपको सेल करनी है तो आप कर सकते हो। तो 60% अमाउंट में MG इस गाड़ी को आपसे बाय बैक कर लेगा। तो यहाँ पे देखो कि आपने गाड़ी 10 लाख में खरीदी थी एंड आपने 1 लाख किलोमीटर चलाई, जहाँ पे आपके 4 लाख रुपए तो वो कट गए। एंड जो EMI आपने पे की थी 3.5 लाख रुपए की, तो मोटा मोटा 7.5 लाख रुपए में आपने इस गाड़ी को पूरा 1 लाख किलोमीटर चलाया। बैटरी एज ए सर्विस प्लान में अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हो तो आपको इस गाड़ी की बैटरी पे अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। मतलब कितने साल भी चलाओ और कितनी भी चलाओ कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे ये EMI वाला झंझट नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी गाड़ी पूरा अमाउंट दे के चाहिए, बैटरी सब खरीद रहा हूँ, बाद में 1 रुपया भी मुझे नहीं देना है, तो यहाँ पे आपको जो इसकी बैटरी उस पर लिमिटेड वारंटी मिलेगी। मतलब 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलेगी। एंड ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने आपको बताया जहाँ पे बैटरी एज ए सर्विस आप परचेज कर सकते हो, सिर्फ 10 लाख में गाड़ी घर ले जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं सिर्फ गाड़ी के फर्स्ट ओनर के लिए। इन एनी केस कल को अगर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है और अब ये गाड़ी सेकेंड हैंड हो चुकी है, तो वहाँ पे ये जो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो वारंटी आपको देखने को मिलती थी वो समाप्त हो जाएगी। एंड अब उसकी जो लाइफ है वो रहेगी वही 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर। अब ये यूनिक सब्सक्रिप्शन प्लान सुनने के बाद में आप इस गाड़ी को एज ए टूरिस्ट व्हीकल परचेज करने की मत सोचना कि शायद आप इसे ओला उबर में यूज़ करोगे। रीज़न ये है कि सिर्फ प्राइवेट रजिस्ट्रेशन पर ही ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। अगर आप एज ए कमर्शियल व्हीकल इसे परचेज करना चाहते हो तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। रीज़न ये आप परचेज तो कर सकते हो लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको फिर नहीं मिलेगा। आपको फिर बैटरी के साथ ही गाड़ी का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस बेस वेरिएंट की अगर आप विदाउट बैटरी लेते हो तो पड़ेगी 10 लाख एक शोरूम, एंड विथ बैटरी पड़ेगी 13.5 लाख रुपीज़। लुक्स की अगर बात करें तो गाड़ी की ऐसी शेप देख के आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि एक्चुअल में गाड़ी कौन सी है। मतलब SUV है, सेडान है, MPV व्हीकल है इनोवा की जैसी, क्या चीज़ है आखिर।
तो असल में ये है आपका CUV व्हीकल, क्रॉस यूटिलिटी व्हीकल, काइंड मिक्सचर ऑफ SUV एंड सेडान का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जैसे छोटा सा जो हुड है, छोटा सा बोनेट है, आगे का पार्ट इस तरह का देखने को मिलता है। तो इसका जो बोनेट है वो हम ओपन करते हैं, तो ये है इस गाड़ी का छोटा सा हुड जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो देखो, शुरू की 3 सर्विस तो आपको लेबर फ्री देखने को मिलती है, कोई भी लेबर चार्जेस आपको पे नहीं करना। एंड उसके बाद में भी देखो, नॉर्मल सर्विस भी कराते हो तो यहाँ पे ऑयल वगैरह तो कुछ चेंज होता नहीं, क्योंकि कोई भी इंजन यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपको ब्रेक ऑयल या फिर ब्रेक पैड वगैरह घिस गए या फिर कूलेंट वगैरह इन एनी केस चेंज होता है। तो सिर्फ आपको मतलब मोटा मोटा यहाँ पे 1500 रुपये आपके जो सर्विस के वो यहाँ पे लगने वाले हैं इस गाड़ी में। एंड दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED DRLs है वो देखने को मिल जाते हैं, एंड LED टर्न सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये कुछ एसेसरीज वगैरह जो यहाँ पे लगाई गई है। एंड ये है इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। एंड देखो, MG की अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो, उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको एक्सटीरियर लुक है वो इनका सेम ही देखने को मिलता है, बेस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में। फर्क सिर्फ यहाँ पे व्हील्स का ही देखने को मिलता है बेस वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। मतलब आप जितना भी यहाँ पर लाइट्स का सेटअप देखोगे, ORM पे टर्न सिग्नल वगैरह सब आपको LED देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह की हमें देखने को मिल जाती है। दोनों ही की यहाँ पे डिजिटल है, 3 बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक, एंड यहाँ पे बूट रिलीज का बटन देखने को मिल जाता है। गाड़ी में हमें 38 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज में 332 किलोमीटर की रेंज हमें प्रोवाइड करती है। एंड चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं तो सिंपली टैप करो एंड ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, लेकिन 3 चार्जिंग ऑप्शन हमारे पास है। बेस वेरिएंट जैसे आप परचेज करोगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी के साथ एक पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, जो लगने वाला है इस वाले पोर्ट में। तो नॉर्मली यहाँ पे लगेगा इसका जो पोर्टेबल चार्जर है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इस गाड़ी को अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती टाटा की गाड़ियों की तरह, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा आपका बच जाता है। बाकी अर्थिंग जैसे आप करवाते हो घर पे, तो आपका मोटा मोटा 10 से 15 हज़ार का खर्चा उस चीज़ में हो जाता है, तो इससे कोई भी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, इसका जो पोर्टेबल चार्जर है उसकी मदद से आप इस गाड़ी को कहीं भी चार्ज कर सकते हो, वरना अर्थिंग का जुगाड़ भी आपको करना पड़ता है अगर कहीं और जगह आप चार्ज कर रहे हो तो। वो चीज़ होती है टाटा की गाड़ी में, पर यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। टोटल जैसे 3 चार्जिंग ऑप्शन है। पहला आता है पोर्टेबल चार्जर, कहीं भी लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती। वो आता है आपका ये चार्जर, जो आपको हर एक वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, जो आता है 3.3 आई थिंक 3.4 किलोवाट आवर का आता है। गाड़ी को फुल चार्ज करता है 0 to 100%, 13 घंटे 8 मिनट वो टोटल यहाँ पे कंज्यूम करने वाला है। सेकंड चार्जिंग ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 7.2 किलोवाट आवर का वॉल बॉक्स चार्जर, जो आपके घर की दीवार पर इंस्टॉल किया जाता है। देन फिर उसकी मदद से आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो। वो 0 to 100% आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा 6.5 आवर्स में। एंड देन जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है DC सुपरफास्ट चार्जर, जो कि आता है 50 किलोवाट आवर का, और आपको चार्जिंग स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा। वो आपकी गाड़ी को 0 to 80% चार्ज करेगा विथ इन 55 मिनट्स में। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे चार्जिंग स्टेशन पे आपको जो उनका वोट है वो जैसे 50 किलो वोट का भी आता है, 70 किलो वोट आवर का भी आता है, लेकिन ये जो गाड़ी है 45 किलो वोट आवर की जो चार्जिंग स्पीड है वही एक्सेस करती है। भले आप किसी भी कितने भी फास्ट चार्जर में लगाओ, लेकिन ये 45 किलो वोट आवर की जो स्पीड है उसी से चार्ज होती है। जैसे मैंने इस गाड़ी का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको बताया था कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट आती है 3.5 रुपीज़। जितना आप चलाओगे उतना ही आप पे करोगे। शायद आपको ये चीज़ें सुन के काफ़ी अच्छी लगी होगी कि यार सिर्फ 10 लाख में गाड़ी घर आ जाएगी, उसके बाद में आराम से जितना चलाएंगे उसके उस हिसाब से हम पे करते रहेंगे, लेकिन नहीं। अब असल चीज़ ये है कि यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, ये गाड़ी आपको 1 महीने में कम से कम 1500 किलोमीटर तो चलानी है। अगर आप नहीं चलाते हो तो वो 1500 किलोमीटर का चार्ज तो लगेगा। 1500 किलोमीटर, एक चीज़ ध्यान रखना, बाकी क्रिएटर्स क्या बता रहे हैं कि 1500 रुपये लगेंगे महीने के, पर ऐसा नहीं है। 1500 किलोमीटर्स के हिसाब से पैसे लगेंगे। अब 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आती है? 3.5 रुपीज़। तो 1500 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट कर लो। तो उतनी कॉस्ट तो आपको मंथली इसकी पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चलाओ या मत चलाओ। उससे ऊपर चलाओगे तो उसके हिसाब से पैसे लग जाएंगे, पर अगर नहीं चलाओगे तो 1500 किलोमीटर के पैसे तो आपके डेफिनेटली लगने वाले हैं। अभी मैं सीकर में हूँ, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये जो बैटरी है, जो सर्विस प्लान है पूरे जयपुर में, इस प्लान पर
कोई भी नहीं जा रहा है। सब लोग बाद में यही कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो पूरे पैसे दे के ले लेते हैं, ये फालतू का झंझट तो नहीं रहेगा, मतलब गाड़ी नहीं भी चला रहे तो भी 1500 किलोमीटर के पैसे लगे। एमजी की ये गाड़ी बॉन्ड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। अब जिसका फायदा क्या होता है, पहले तो ये बताता हूँ कि बॉन्ड इलेक्ट्रिक एक्चुअल होता क्या है। देखो बाकी ब्रांड्स को आपने देखा होगा कि शायद वो पहले अपनी नेक्सॉन पेट्रोल डीजल में लॉन्च कर देते हैं, बाद में उसी प्लेटफॉर्म को वो इलेक्ट्रिक के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्लेटफॉर्म उन्होंने पहले बनाया था वो था उनका पेट्रोल और डीजल के लिए। तो सारी चीज़ें गाड़ी के डायनेमिक्स वगैरह एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके हिसाब से ही उस गाड़ी की बनाई गई थी, डिज़ाइन की गई थी। लेकिन अब उसी गाड़ी को जब आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, स्टेबिलिटी है गाड़ी की एक तरह से, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसको अगर कंपेयर करो आप पेट्रोल डीजल से। तो पर क्योंकि ये गाड़ी है बॉन्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, मतलब इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कोई भी पेट्रोल या डीजल का ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसलिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, स्टेबल एंड स्पेशियस आपको देखने को मिलती है। स्पेशियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2700 mm का इतना बड़ा व्हील बेस मिलता है, 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी के रियर लुक्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ भी हमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप है वो देखने को मिल जाता है। विंडसर ईवी की जो बैजिंग है वो पीछे आ जाती है, यहाँ पे लोगो आता है। एंड जेडएस ईवी की तरह इस गाड़ी का जो बूट अनलॉक करने के लिए आपको लोगो को यहाँ से पुल अप नहीं करना, सिंपली इस बार आपको नीचे की तरफ बटन दिया गया है। तो एक चीज़ मुझे जैसे आपको बतानी थी, काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स है उन्होंने गाड़ी को जब स्टार्टिंग में जैसे लॉन्च हुई थी तो वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे हमें ग्लास एंटीना देखने को मिलता है, और इस चीज़ को ग्लास एंटीना बता रहे थे, पर असल में ऐसा नहीं है। ये तो है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा। वैसे जैसे कि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। हायर वेरिएंट्स में यहाँ पे पार्किंग कैमरा होता है। एंड जैसे कि ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक कलर का आता है तो उनको लगता है कि ये ग्लास एंटीना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो ग्लास एंटीना है वो इस गाड़ी का आपको मिलता है यहाँ पर। यहाँ पे इसका जो रियर की डिक्की है इसी के अंदर वो ग्लास एंटीना फिट किया गया। वो किस तरह से काम करता है वो तो एक्चुअल में मुझे नहीं पता पर्सनली। बाकी जो पोर्टेबल चार्जर मैंने बताया था वो कुछ इस तरह का रहने वाला है गाड़ी के साथ, जो हमें मिलता है 3.4 किलोवाट आवर का, जो करीबन 13.8 घंटे लेने वाला है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा स्टोरेज है वो मिल जाता है, चाहते तो यहाँ पे स्पेयर व्हील दे सकते थे, पर इस विंडसर इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जो पंचर रिपेयर किट है और जो टायर इन्फ्लेटर डिवाइस है वही यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी नीचे भी देखो तो कोई भी स्पेयर व्हील की यूनिट यहाँ पे नहीं दी गई है। गाड़ी में हमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो मिल जाते हैं। एक एलईडी जो रीडिंग लैंप है वो यहाँ पे दिया गया है। एंड ये कुछ तो भी यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट या कुछ एसेसरीज वगैरह यहाँ पे बाद में लगा सकते हैं। गाड़ी के साथ जैसे ये की आती है, की नहीं है तो मोबाइल की मदद से भी आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो, और इंटरनेट नहीं है किसी ऐसे एरिया में हो तो भी अनलॉक हो जाएगी मोबाइल से, क्योंकि वो सारी चीज़ें ब्लूटूथ की मदद से यहाँ पर होने वाली है। तो ये है इसके फ्लैश डोर हैंडल्स। बेस टू टॉप आपको ये स्टैंडर्ड मिलते हैं हर एक वेरिएंट में। एंड टोटल 6 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी में स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक हर एक वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग ये गाड़ी ऑफर करती है। टॉप वेरिएंट्स में आप देखते हो यहाँ पे एक जो गोल्डन कलर का स्पीकर जैसी यूनिट आती है, एक्चुअल में वो स्पीकर नहीं होता, सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट होता है। स्पीकर आपको नीचे की तरफ ही देखने को मिलते हैं, चाहे बेस वेरिएंट लेते हो या टॉप वेरिएंट। अपना यहाँ पर बेस वेरिएंट है इसलिए इसमें 4 स्पीकर 2 ट्विटर देखने को मिलते हैं। टोटल 6 स्पीकर का सिस्टम आता है। डोर पैनल पे आपको जो गोल्डन ट्रिम है वो नजर आ जाता है। एंड ये है आपका डोर अनलॉक करने के लिए जो हैंडल है वो मिल जाता है। सारे पावर विंडो कंट्रोल आ जाते हैं। चाइल्ड लॉक अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, सारा हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। ये है बड़ा सा मैप पॉकेट। एंड आई डोंट थिंक कि कोई बोतल यहाँ पे आ पाएगी। सेम चीज़ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे पीछे भी लगी, तो यहाँ भी बोतल रखना थोड़ा सा मुश्किल है। पर उसके अलावा आप देखो तो ढेर सारा बोतल के लिए अलग से स्टोरेज गाड़ी में दिया गया है पहले से। बेस वेरिएंट में आपको फैब्रिक की सीट अपॉस्ट्री मिलती है। हायर वेरिएंट्स में आपको लेदर की जो सीट्स है वो अवेलेबल हो जाती है। मैनुअल सारे कंट्रोल मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइन के ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास। हम आ चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। एंड इसी चीज़ के लिए तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अभी फेमस हुई है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा स्पेस एंड हर एक चीज़ हमें प्रैक्टिकल इस गाड़ी में नज़र आ जाती है। अब एक दो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो है कि जैसे ZS EV में इन्होंने यहाँ पे USB पोर्ट दिया था, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। जैसे कि डैश कैम अगर हम लगाते हैं तो उसका कनेक्शन हम यहीं से कर देते। अब नॉर्मली क्या होता है,
यहाँ पे से ऑप्शन नहीं है। तो डैश कैमरा लगाने के लिए हमें जो रूफ वगैरह वो सारी खोलनी पड़ती है, फिर यहाँ पे हमें कनेक्शन देना पड़ता है। सो आई थिंक हायर वेरिएंट्स में क्या पता यहाँ पे यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन हमें मिल जाए। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है, 10 इंच का इंफोटेनमेंट आता है। बाकी टॉप वेरिएंट में हमें यही जो स्क्रीन साइज है वो 15 इंच की देखने को मिलती है, जो कि सेगमेंट में फर्स्ट टाइम है इतनी बड़ी स्क्रीन, मतलब एक छोटे कंप्यूटर जैसी स्क्रीन आपको मिल जाती है। एंड दिस इज द स्टेयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम डी कट के साथ स्टेयरिंग व्हील है एंड कुछ इस तरह के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। एक चीज नोटिस करना, देखो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह तो मिल जाते हैं, ये वाले बटन एक्चुअल में किस चीज के लिए हैं, इसके लिए हैं, किसके लिए, वो हम बात करेंगे। लेकिन आप चीज देखो कि यहाँ पे आपको कोई भी गियर नॉब सिलेक्टर है वो नहीं मिलता। हालांकि इस गाड़ी में गियर नहीं आता, लेकिन जैसे मोड सिलेक्टर तो आता ही है, तो वो आपको कहीं भी इसमें नजर नहीं आएगा ऊपर नीचे देखो, क्योंकि वो चीज एमजी ने यहीं पे दी है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड जो क्रूज कंट्रोल वगैरह है, तो उसका बटन जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। अब आप सोचोगे वाइपर कंट्रोल कहाँ है, तो ये हो गया आपके वाइपर कंट्रोल। तो भाई जो वाइपर कंट्रोल इधर आने चाहिए थे वो इन्होंने इधर दे दिए। तो अब हेडलैम्प कंट्रोल गाड़ी के कहाँ गए, वो भी तो एक सवाल है। तो हेडलैम्प कंट्रोल आपको मिलता है यहाँ पर। तो ये है इस गाड़ी के हेडलैम्प कंट्रोल, जहाँ पे आप चाहो तो इसे ऑटो पे भी सेट कर सकते हो। ऑटो पे सेट करोगे तो ये हाई बीम लो बीम अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा ट्रैफिक को डिटेक्ट करके। बाकी आप चाहो तो ये सारी चीज़ें मैनुअली भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसकी हाइट आपको कितनी करनी है वो चीज़ कर सकते हो। फॉग लैंप आपको ऑन करनी है तो वो भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। फिर एक और चीज़ देखो कि जैसे कि हमारे जो ओआरएम है वो हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इस बेस वेरिएंट में भी मिल जाते हैं, पर उनके लिए कोई भी यहाँ पे फिजिकल बटन हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही यहाँ पर कहीं कोई बटन आता है। तो एक्चुअल में ये चीज़ भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ही कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक से मेरा मतलब है टच बेस्ड कर दी है। यहाँ पे आपको ओआरएम का साइन मिलता है, तो इसमें आप देखोगे आपको लेफ्ट वाला ओआरएम मैंने एडजस्ट करना है या राइट वाला। सपोज मुझे लेफ्ट वाला करना है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो इसके ओआरएम्स है उनको आप कंट्रोल करने वाले हो इस स्क्रीन की मदद से। अब आपको लगता होगा कि यार ये चीज़ भी इन्होंने टच बेस्ड कर दी, मतलब जो फिजिकल कंट्रोल्स एक्चुअल में होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। पर देखो यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ करके इन्होंने इस गाड़ी की जो प्राइस है वो बढ़ने से बचा लिया, वरना एट द एंड कस्टमर को ही जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो पे करना पड़ता। यहाँ पे अलग से गियर नॉब सिलेक्टर होता है तो उसकी प्राइस अलग, जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वायरिंग वगैरह होती है सारी चीज़ें, यहाँ पे जो बटन वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं उनकी वायरिंग होती है, वो सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा अमाउंट में यहाँ पे करना पड़ता। लेकिन ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है और ओआरएम हमें एक ही बार एडजस्ट करते हैं, उसके बाद में वो पड़े ही रहते हैं, हमें बार बार में उन्हें ऊपर नीचे हिलाने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीज़ तो फिर भी सही है। हेडलैम्प कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत हमें होगी कि अब हम यहाँ पे जो डिपर है कई बार मारते हैं सामने वाले व्हीकल को इशारा करने के लिए, तो वो चीज़ अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पर यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिक ऑप्शन हमें मिलता है, तो अगर ये चीज़ ऑटो अगर बाय डिफ़ॉल्ट रहती तो आई थिंक ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें कोई भी सेंस नहीं है गाड़ी चलाते समय, हमेशा हाई बीम पर ही चलते हैं। तो चलो वो तो अब आप यूज़ टू हो ही जाओगे इन सब चीज़ों के। बाकी टॉप वेरिएंट में जैसे हमें एक बड़ी सी जो सनरूफ है वो मिलती है, इन्फिनिटी सनरूफ है, मतलब उसका ग्लास नहीं खुलता लेकिन पूरी पीछे तक आती है वो। तो उसके अंदर भी वो सारे उसके कंट्रोल भी हमें टच बेस्ड ही मिलते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहीं से मैनेज करने वाले हो। बाकी यहाँ पे हमें एक ग्लास होल्डर मिलता है, एक ग्लास होल्डर हमें वहाँ मिल जाता है, 3 ग्लास होल्डर हमें यहाँ मिल जाते हैं। और अगर आप कहते हो कि यार बोतल वगैरह नहीं रख सकते, तो बोतल वगैरह आप एक्स्ट्रा यहाँ पर भी रख सकते हो, नीचे भी ढेर सारा स्टोरेज हमें मिल जाता है। बाकी इसके अलावा देखोगे यहाँ पर भी बहुत सारा स्टोरेज दिया गया है, मतलब 4 आप जो पेप्सी वाले कैन है वो यहाँ पे आराम से इसमें रख सकते हो। एंड रबराइज मटेरियल मिलता है तो कोई भी चीज़ यहाँ पे बजेगी नहीं। एंड 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ भी दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील है अपना हाइट एडजस्टेबल, एंड ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। हायर वेरिएंट में इसकी साइज भी बढ़ जाती है और ये तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल 15 इंच का हो जाता है। एंड ये है हमारा ग्लव बॉक्स। एंड बाकी यहाँ पे जो वुडन फिनिश है वो आपको नजर आ जाती है, जो गोल्डन इंसर्ट्स है वो जगह जगह वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा देखोगे जो एसी वेंट्स का जो नॉब है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है एंड काफी यूनिक स्टाइल इसकी प्लेसिंग की गई है। एंड ये है हमारा मैनुअल डिमिंग IRBM। बाकी सभी वेरिएंट में ये हमें इलेक्ट्रोक्रोमिक मिल जाता है। गाड़ी के वेरिएंट में यहाँ पे एमजी ने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं रखी है, सिर्फ 3 ही वेरिएंट आते हैं,
एक्साइड, एक्सक्लूसिव एंड एसेंस वेरिएंट। एक और चीज़ आप देखोगे गाड़ी में आपको कहीं भी पुश स्टार्ट बटन वगैरह की यूनिट नहीं मिलती है, क्योंकि गाड़ी को अनलॉक करोगे, जैसे डोर ओपन करोगे तो डोर ओपन करते ही गाड़ी आपकी यहाँ पे इसका जो इग्निशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही डोर बंद करोगे, गाड़ी को लॉक करोगे, उतने में गाड़ी का जो इग्निशन है वो वापस बंद भी हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है अब यहाँ पे हमें जो इसकी रियर सीट मिलती है उनमें 35 डिग्री का रिक्लाइन एंगल मिल जाता है। मतलब अभी तक इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रिक्लाइन एंगल वाली सीट्स आती है, तो एक नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट मिल जाता है। एरोप्लेन में जो बिजनेस क्लास सीट आती है वैसा कंफर्ट ये सीट्स प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारे ओनर्स का ये मानना है एक्चुअली। देखो फ्रंट की जो सीट है वैसे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट है 5.11 फीट, तो अगर मैं इस सीट को अभी पूरी पीछे भी कर दूँ ना तो भी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस रहने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो आप ऐसे। सीट मैंने पीछे की पूरी मेरी रिक्लाइन कर रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट में भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। लेग रूम, नी रूम बहुत ही ज़्यादा है। सीट अगर ये पूरी पीछे भी आएगी तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर आ जाएगी, पर फिर भी मेरे पास यहाँ पे ढेर सारा स्पेस है। पीछे मैप पॉकेट मिल जाता है, बोतल स्टोरेज है, स्पीकर की यूनिट है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर हमारे पास इस गाड़ी में अवेलेबल है। बाकी ये है इसका लीवर, एंड रियर से कुछ इस तरह का नजर आता है इस गाड़ी का इंटीरियर। रियर में कोई भी रीडिंग लैंप की यूनिट नहीं मिलती आपको, वहाँ पे जो रीडिंग लैंप है वो मिल जाता है। और एक बड़ा बड़ा जो ग्लास एरिया है वो इस गाड़ी में आपको नजर आएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा एरी और जो स्पेशियस इंटीरियर है वो इस गाड़ी का आपको फील होने वाला है। बेस वेरिएंट में टॉप वेरिएंट से ज़्यादा स्पेस है बूट के अंदर। अब वो कैसे, वो आप देखोगे यहाँ पर। सबसे पहले देखोगे इसकी रियर की जो टेल लाइट है कितनी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। और बाय द वे दिस वन इज़ एसेसरीज पार्ट। और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए हमें वाइट लाइट है वो मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं बूट की, तो यहाँ पे अराउंड 604 लीटर का इतना बड़ा जो बूट स्टोरेज है वो हमें मिलता है। अगर आप लेते हो टॉप वेरिएंट तो वहाँ पे जो बूट स्टोरेज है वो थोड़ा सा कम आता है। अब वो कम क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलती है सनरूफ, तो उसका जो रोलर है पीछे का तो वो यहाँ पर आता है, तो वो थोड़ी सी जो जगह है वो एक्स्ट्रा कवर कर लेता है। तो वहाँ पे जैसे इसमें 604 लीटर के समथिंग का बूट स्पेस है, तो टॉप वेरिएंट में आता है 579 लीटर्स का बूट स्टोरेज। बाकी सारी सीटों पे हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में। और देखोगे जो 60/40 रिक्लाइन का ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। तो दोस्त ये था इस गाड़ी का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ आपको काफ़ी डिटेल से बताई है। और एक जो मिसकंसेप्शन यहाँ पे चल रहा था कि वो मतलब कि महीने का कितना चलाना है, 1500 रुपये कॉस्ट आएंगे, पर 1500 रुपये नहीं, आपको 1500 किलोमीटर के हिसाब से वो चीज़ तो आपको डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी, गाड़ी चाहे चलाओ या फिर मत चलाओ। बाकी एक चीज़ में शायद आपकी नज़र जा रही होगी वो है ये कि ये क्या चीज़ है सर, वहाँ पे तो आपको ये नहीं मिलता पर यहाँ पर मिलता है। कुछ नहीं है, एसेसरीज का पार्ट है, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब अगर आप ये गाड़ी बिना बैटरी के परचेज़ करते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 10 लाख एक शोरूम बेस वेरिएंट की, एंड विथ बैटरी लेते हो तो 13.5 लाख एक शोरूम इस बेस वेरिएंट की आपको पे करनी है। तो मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि जो बैटरी की कॉस्ट है वो यहाँ पे 3.5 लाख रुपये, उसका फ़र्क हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि 3 चार्जिंग ऑप्शन है हमारे पास, पोर्टेबल चार्जर, वॉल बॉक्स चार्जर और डीसी फास्ट चार्जर जो चार्जिंग स्टेशन पे होता है। जो वॉल बॉक्स चार्जर है वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा, बाकी किसी भी वेरिएंट में वो नहीं है, वो ऑप्शनल रखा गया है। एंड उसका प्राइस अगर आप वो अलग से परचेज करते हो तो 50,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो आपकी गाड़ी को 0 to 100% चार्ज करता है 6.5 आवर्स में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपको डेफिनेटली वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प के फंक्शन है, एंड काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन थे इनसे रिलेटेड जो मैंने स्किप कर दिए, क्योंकि हेक्टर में, ZSEV में और इसमें वो सारे फंक्शन सेम ही थे। तो अब सारी चीज़ें आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी, और अभी भी कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप आराम से मुझे कॉमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।